हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज जो क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। रीजनिंग के क्वेश्चन को शामिल किया है। 2 या 3 वीडियो और बनेंगे इस पे, जिसमें रीजनिंग और मैथ के वो कॉन्सेप्ट शामिल रहेंगे जो जनरली आपको वहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सरल क्वेश्चन को हमने एक्सक्लूड कर दिया है, जिनमें बहुत सामान्य सी बात रहती है, जो जनरली हम मान सकते हैं कि जो थोड़ा बहुत भी कंपटीशन में होगा उसको वो चीज़ आती होगी। और इसके बाद जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये चीज़ें भी सही से कवर की जाएंगी। एमपी की करंट अफेयर वगैरह भी रहेगा, सीरीज चलती रहेगी। पहला क्वेश्चन है, द मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 160 डिग्री, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि जितनी पॉलीगॉन की साइड्स होती हैं उतने ही इंटीरियर एंगल होते हैं। जैसे ये 6 साइड्स हैं तो इसमें 6 इंटीरियर एंगल होंगे। पहली चीज़ ये क्लियर होगी। दूसरा, एक फार्मूला ये पता होना चाहिए कि जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। कहीं कहीं इसका वर्जन बदल के लिख देते हैं 2n-4 इंटू 90। कुछ नहीं है इसका, इससे 2 उधार ले लो और अंदर गुणा कर दो। तो n-2 इंटू 180 है 2n-4 इंटू 90, ये सम ऑफ एंगल्स होता है। और सम ऑफ एंगल्स, अगर एक एंगल पता है और अगर हम पूछें सम ऑफ एंगल्स कितने होंगे तो आपको तुरंत पूछना पड़ेगा नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, उसी उतने बार मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटीरियर एंगल दिया है, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो हम सम ऑफ एंगल्स निकालेंगे तो मान लें नंबर ऑफ साइड्स n है, तो सम ऑफ एंगल्स कितना हो जाएगा 160 इंटू n। जैसे कोई हेक्सागन है, अगर उसमें एक एंगल पता है तो अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल पूछे तो 6 का गुणा कर दो एक एंगल में, चूंकि वो तो सब बराबर होंगे। रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर का अर्थ ही यही है। तो 160 इंटू n समेशन हो गया। और फार्मूला क्या था, n-2 इंटू 180। अब एक सिंपल सी इक्वेशन को हल करना, 160 n इधर है, 180 का इसमें गुणा होगा तो 180 n माइनस 360, 180 n में 160 n जाएगा, 20 n बचेगा, यानी 20 n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू यहाँ से आराम से 18 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑफर्ड ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ सीविंग मशीन, इफ वैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8%, देन द अमाउंट टू बी पेड टू बाई द स्विंग मशीन मार्क्ड एट ₹12,500। अगर किसी ने यहाँ पे बहुत जल्दबाजी और स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश की तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5% डिस्काउंट है, 8% वैट लग रहा है, वैट देना पड़ता है, डिस्काउंट मिलता है, 8 माइनस 5 3% एक्स्ट्रा हो गया और वो देना पड़ेगा, लगा देते हैं, सही हो जाएगा। गलत हो जाएगा, क्योंकि वैट की कंडीशन अलग है, डिस्काउंट की कंडीशन अलग है। कैसी कंडीशन, जैसे अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है उस पर डिस्काउंट 5% है और वैट 8% है, तो वैट जो लगता है वो डिस्काउंट के बाद लगता है। ये यहाँ पे फंडा याद रखिएगा, वैट डिस्काउंट के बाद लगता है। यानी कि जो वैट 100 पे आप लगाना चाह रहे हो वो 100 पे नहीं लगेगा, वो लगेगा जाके डिस्काउंट के बाद जो आएगा, और 5% डिस्काउंट होगा यानी 95 पे लगेगा। तो ये चीज़ क्लियर रहे, नहीं तो वहाँ पे ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही आपने 8 में 5 घटा के 3% एक्स्ट्रा लगाया, जो आंसर आपने लिखा वो वहाँ पे B80 A B D में कहीं ना कहीं रखा होगा और गलत हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है हमें कि एक बिल्कुल व्यवहारिक तरीका बताते हैं, जिसको मैथ कम आती है या मतलब स्मार्टनेस उतनी तेज़ी से नहीं है, वो भी वहाँ सही कर सकता है। आपको एक मिनट से थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि 180 मिनट में 200 क्वेश्चन करने होते हैं, तो पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम मिलता है। तो जैसे हमारा कॉन्फिडेंस होता है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैथ रीजनिंग में क्या पढ़ना, और वो वहाँ कॉन्फिडेंस हिलता कब है, जाके जब पता चलता अरे यहाँ तो मिनट 180 क्वेश्चन 200, मतलब इस क्वेश्चन को आपको 60 सेकंड से कम समय पे, जनरल अगर लेवल पे डिवाइड कर दिया जाए इक्विवेलेंट टाइम, तो उससे कम पे सॉल्व करना है, जो इतना ईजी नहीं होता है। कहना और वहाँ पे कर पाना, वो दोनों में डिफरेंस होता है। तो 12,500 का 5% निकालते हैं और 5% जो भी आए वो इसमें घटा देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आए उसका 8% निकालते हैं, वो उसमें जोड़ देते हैं, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये तो इसका प्रोसेस हो गया। अब वहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कैसे करें, उसका तरीका क्या है, तो 5% जो घटाएंगे वो इसका 95% ही आएगा, तो डायरेक्टली आप 12,500 का 95% निकाल लीजिए, ठीक। और इसके बाद जो 8% इस वाले हिस्से का निकालेंगे वो इसमें जोड़ेंगे। उससे अच्छा है कि हम सीधे 108% निकाल लें, 108/100, और ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आंसर हो जाएगा। तो या तो ये तरीका चलिए और या तो वो तरीका चलिए। ये तरीका आप तब चल पाएंगे जब ऐसे क्वेश्चंस को 7-8 बार लगाया होगा, या 7-8 तरीके के ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे, या मैथ में थोड़ी बहुत गहराई लेवल पे पकड़ होगी। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर 5 का इधर से भाग जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो जो भी आंसर आना है वो आ जाएगा। अभी मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इतना तो आप कर ही सकते हैं, या तो फिर उस तरीके से जाइए घटाने जोड़ने के तरीके से। अगर आपको 108 में 125 का गुणा करने में तनाव हो रहा है तो आप उस तरीके से चले जाइए, उसमें भी थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन रहेगा ही। तो ये वैट वाला बात थी जो यहाँ पे क्लियर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल, ये मतलब जो मैं क्वेश्चन आपके सामने करा रहा हूँ इसमें मैथ के 4 हैं, 14 में से 4 क्वेश्चन मुझे कठिन मिले हैं। और कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते भी नहीं है, ऐसा भी हुआ है। ज़रूरी नहीं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाए, पेपर सरल आ जाता है, लेकिन सरल में भी सरल की स्थिति यही है कि इसमें से 4 मैंने उठाए हैं, 10 छोड़े, यानी 10 वाकई सरल थे। वो पेपर ऐसा ही था, 2017 का शायद था। तो यहाँ पे ये 4 क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस कर रहे हैं अपने आप में थोड़े ठीक ठाक हैं। एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1.3 मीटर एंड हाइट 1.5 मीटर इज मेड फ्रॉम ए सीट ऑफ मेटल, हाउ मच मेटल सीट इज रिक्वायर्ड। जब भी कोई चीज़ हाउ मच करके मीटर स्क्वायर में पूछा जा रहा है तो वहाँ पे हमें समझ जाना चाहिए कि एरिया पूछ रहा है। अब किस सेंस में पूछ रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक का थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले तो ये जान लीजिए सिलेंडर बनता कैसे है। सिलेंडर अगर एक आयताकार सीट है, इसको अगर आप रोल करेंगे तो ये जो फॉर्मेट बनता है इस तरीके का सिलेंड्रिकल, इसमें एक्चुअली में अगर इसको खोल दें, इसको बीच से काटे कैंची से, कोई रोल हो, जो रोल भी आप जो खाते भी हैं अगर उसको बीच से कट कर दें या खोल दें, वो तो थोड़ा सा अलग डायमेंशन में होता है। जनरली अगर कोई पाइप है, अगर उसको बीच से काट के आप बिल्कुल चादर बना दें तो वो रेक्टेंगुलर आएगी। तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। कभी कभी क्या करते थे कि इस क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि एक देयर इज ए रेक्टेंगुलर सीट दैट हैज बीन रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ द सिलेंड्रिकल, द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर सीट इज दिस, फाइंड आउट द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। तो उसमें ये पता रहना चाहिए कि जो इसकी आप हाइट और वो बनती है यहाँ पे 2πr, जो इसका एरिया बनता है, ये एक इसकी लेंथ होती है और हाइट इसकी विड्थ होती है। कभी कभी अगर इस तरीके से रोल कर देंगे इस डायरेक्शन में तो कन्वर्ट हो जाएगा, उसी हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो चीज़ भी पता रहना चाहिए। ये तो आपको ये पता चल गया कि सिलेंडर का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी के बिहाफ पे इसके फार्मूले बनते हैं। एक साइड बन जाती है जाके 2πr और एक साइड बन जाती है जाके h। तो जब वो एरिया निकालते हैं तो 2πrh कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है कि एक साइड 2πr बनती है, गोल हो जाती है, जाके परिधि बन जाती है, एक हाइट रहती है, लेकिन टेक्निकली एरिया तो आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई ही रहेगा। तो ये 2πr और h मिल जाएगा तो 2πrh बन जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस के सेंस में जो पूछा जाता है वो 2πrh होता है। लेकिन अगर क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक है, ओपन सिलिंड्रिकल टैंक हो बोथ साइड्स में, तो 2πrh रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ऊपर कुछ लगा नहीं है कोई सीट। अब उसने क्लोज्ड कहा है यानी ऊपर भी सीट लगेगी, नीचे भी लगेगी, और वो जो सीट होगी उसका एरिया एक सर्किल का एरिया होगा जो कि πr² है। तो πr² और πr² एक अलग से एरिया आ जाएगा, वो आ जाएगा 2πr²। तो सिलिंड्रिकल का जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अगर उसको टोटल सरफेस एरिया बोलें तो 2πrh तो उसका कर्व्ड सरफेस हो गया, और ऊपर से 2 ढक्कन लग गए ऊपर नीचे, πr² और πr² मिलके तो 2πr² हो गया। दोनों से 2πr कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में h+r आ गया, ब्रैकेट में h+r आ गया। r आपको पता है, h आपको पता है। क्वेश्चन जो एरिया इसमें आएगा उतने ही मीटर स्क्वायर सीट की ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन फिनिश हो गया। और सिलेंड्रिकल के प्रति एक हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर हो गया कि अगर बंद सिलेंड्रिकल है या ओपन सिलेंडर है तो हमें फार्मूले में πr², अगर मान लो कह दे एक तरफ से खुला है एक तरफ से बंद है तो सिर्फ एक बार πr² जोड़ा जाएगा तो टोटल एरिया 2πrh + πr² होगा। कभी पेंटिंग वगैरह की बात पूछ दे, कभी रेट दे दे कि इतने रेट से पेंटिंग की जा रही है तो पर मीटर स्क्वायर में दे दे, पर मीटर स्क्वायर में दे दे, तो एरिया निकाल के उस रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए खैर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल है, फिर भी हमने शामिल कर दिया। A box contains 25 balls bearing number 1, 2, 3, 4 up to 25. If a ball is picked at random from the box, then the probability that the number on the ball is divisible by 5 or 7. सिंपल सी बात है कि एक बक्से में 25 बाल हैं, सब पे नंबरिंग पड़ी है, 1, 2 ऐसे 25 तक सारी बाल उसमें रखी हुई हैं। इसमें से एक बाल निकाली जाती है। जो बाल निकलती है उसकी एक कंडीशन है, उस बात की संभावना पूछ रहा है जो बाल निकले वो 5 या 7 से डिविजिबल हो। तो 5 निकलेगी, 7 निकलेगी, ये मैनिपुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। 10 निकलेगी और उसके बाद 14 निकलेगी, 15 निकलेगी, चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या भी नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है। 20 निकलेगी, 21 निकलेगी और 25 निकलेगी। तो संख्या जोड़ेंगे तो 3, 3, 6 और 2, 8, 8 संख्या आ रही है। 8 में से 2 चुनने हैं आपको। 8 हमारे 5 और 7 है ना, 8 में 5 एंड 7 नहीं है, 5 और 7, तो ये 8 हमारी फेवरेबल इवेंट्स है। टोटल इवेंट्स 25 हैं तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/25। अब अगर 8 में से हमें 2 चुननी होती, उसने एक बाल निकालने को कहा है तो 8 में से कोई एक निकालनी है तो 8/25 हो गया। अगर मैं 8 में से कोई 2 निकालनी होती
ये 5 या 7 के उससे मतलब 5 या 7 से डिविजिबल हो और हमसे पूछ देता कि 8 में से कोई 2 निकालनी, तो 8C2/25 हो जाता, फिर 8C2 की वैल्यू निकाल लेते। तो प्रोबेबिलिटी मतलब थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जिस पे कभी कोई ये नहीं कह सकता कि हमें इस पे महारत है, क्योंकि लैंग्वेज में वो पूछना क्या चाहता है उस पर बहुत निर्भर करता है। जरा सी उसने कंडीशन लगा दी तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग जाती, बेस थ्योरम लग जाता है। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ पे आप बहुत कुछ पढ़ने के बाद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सही न कर पाएँ। वो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो क्वेश्चन मेकर क्वेश्चन को फ्रेम कैसे करता है, बिल्कुल स्पष्ट रख देता है आपके सामने या थोड़ा सा घुमा देता है, और वो प्रैक्टिस पे भी निर्भर करता है। खैर, जब भी मैथ का पेपर सिंपल आता है, मतलब मैथ के 14 क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन ज़्यादा होंगे तो रीजनिंग ठीक ठाक आ जाती है। उसी पेपर की मैंने रीजनिंग भी रखी है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। और ये टॉपिक मैथ में भी आपको मिलेगा जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये रीजनिंग में भी मिलेगा। और ये इसका सिंपल वर्जन है, अगर मुझे कठिन वर्जन मिलेगा तो हम उसका भी डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन पहले सिंपल वर्जन के थ्रू होकर गुजरते हैं तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। सर्टेन विलेज है एक जिसमें 6 वूमेन वर्क करती हैं 8 घंटे और 10 दिन में काम पूरा हो जाता है, और 10 वूमेन 6 घंटे काम करें तो कितने दिन में पूरा होगा। एक तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर ज़्यादा संख्या होगी तो काम कम लगेगा, लेकिन अगर उसने ये फंसा दिया कि संख्या बढ़ा दी समय घटा दिया तो अब कुछ मैथमेटिकल फार्मूला होना चाहिए या कोई अप्रोच होनी चाहिए। तो ऐसे केसेज में क्या है कि हम टोटल वर्क काउंट कर लेते हैं अलॉन्ग विद द डे, और वो कभी नहीं बदलता है, तो वो वर्क ही रहेगा ना। तो अगर 6 वूमेन ने 8 घंटे काम किया तो 48 हो जाएगा टोटल, और 10 दिन में वर्क किया तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, हम कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो 48 × 10 हो जाएगा टोटल वर्क इन अमाउंट फॉर्म देख रहे हैं। इसको वैसे नहीं नापेंगे कि किलो में जाएगा कि किस में जाएगा। तो 46 × 8 × 10 ये टोटल वर्क अलॉन्ग विद द आवर डेज सब मैनिपुलेट हो रहे हैं, और यही चीज़ ये तो बदलेगी नहीं क्योंकि काम तो वही होना है, कंप्लीट द सेम वर्क। तो यहाँ पे वुमेन कितनी है 10 है, कितने घंटे काम किया 6, अब कितने दिन लगेंगे पता नहीं, और दोनों चीज़ें बराबर कर दो तो कुछ नहीं, बस 6 × 8 = 48, 10 कम गया, कितने दिन लगेंगे 8 दिन लगेंगे, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। क्लियर कर लीजिएगा। अगर मान लो आपको दिन ना दे, वन डे की बात करें तो 6 × 8 = फिर वो आवर आपसे पूछ देगा, वुमेन बढ़ा दिया आवर पूछ दिया तो उस हिसाब से निकल आएगा। तो हमेशा याद रखिए कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटू आवर्स = नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंटू क्वेश्चन मार्क, आइदर क्वेश्चन फॉर्मेट विल बी लाइक दैट। कठिन कब होता है, जब वो 2 कंडीशन दे दे, 2 आदमी 3 औरतें मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, 3 आदमी 6 औरतें उसी काम को मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो 4 आदमी 2 औरतें मिलकर कब करेंगे। जब इंडिविजुअल काम का क्वेश्चन आता है तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट कभी कभी मात खा जाते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ होती नहीं है, वो अरिथमेटिक के पोर्शन में चला जाता है। तो उस क्वेश्चन को भी अगर इसमें पूछा गया है कभी या नहीं भी, तो भी हम जब एंड करेंगे ये मतलब लेक्चर सीरीज विद रिस्पेक्ट टू द मैथ, तो उसमें ज़रूर बता देंगे। अभी फिलहाल इतना जानिए कि इंडिविजुअली आपका वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन या मैन इंटू आवर इंटू डेज का मल्टीप्लिकेशन करके इक्विवेलेंसी लगा देते हैं। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15% ऑफ ए नंबर इज 1/4 ऑफ 16% ऑफ 1225 देन द नंबर इज। कभी भी अगर परसेंटेज का क्वेश्चन आए तो पहले उसको 2-3 बार सही से पढ़िए, क्योंकि एक लाइन का क्वेश्चन होता है, एक इक्वेशन बनती है, तुरंत आंसर आता है। इफ़ 15% ऑफ ए नंबर, और नंबर ही पूछ रहा है यानी कि इसको यक्स मान लो, तो यक्स का 15% यक्स गुणा 15/100 इज मतलब इक्वलिटी लगा दो, 1/4 मतलब 1/4, 16% यानी 60/100, किसका 1225 का। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब इसमें ये काटना है, ये 4 से 4 15 चौको 60, 15 से 15, यक्स का आंसर 1225 ही आ जाएगा संभवतः। तो इसमें वो नहीं रहना चाहिए, डाउटफुल नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं। इसमें आपको डाउटफुल नहीं रहना है, क्वेश्चन ईजिली लग जाएगा, दिक्कत नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The list price of a cassette player will fetch a profit of 40%. How much discount on the list price should be offered to attain a profit of 19%? लिस्ट प्राइस को कंफ्यूज ना होइए, इंग्लिश में हम इसको हिंदी में बताते हैं कि कोई कैसेट प्लेयर है जिस पे अंकित मूल्य पर अगर कोई चीज़ बेच दी जाए तो उसको 40% प्रॉफिट हो रहा है जो बेच रहा है। तो पूछ रहा है वो कितने का डिस्काउंट रखे कि वो प्रॉफिट उसको 19% हो। और ऐसे क्वेश्चन जनरली मतलब इसका कोई सेट प्रोसीजर या तो आपको दिमाग में फिट हो या वहाँ पे आप उस चीज़ को महसूस करके सही से लगा पाएँ। तो हम आपको दोनों मेथड बताते हैं। पहला मेथड तो है
कि आप फार्मूले के थ्रू जाइए। फार्मूला क्या है? 100/100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज यानी 140 इज इक्वल टू 100 प्लस जो प्रॉफिट आप ले रहे हैं, 19/100 माइनस जो आपको डिस्काउंट देना है। इससे आपकी डी की वैल्यू निकल आएगी। एक तो ये हो गया प्रोसीजर। दूसरा, सिंपल तरीके से चलिए। सिंपल तरीके से क्या चलना है? सिंपल तरीके से मान लीजिए कि 100 की चीज़ है, वो खुद खरीद के लाया है और अंकित मूल्य उस पर कितना है कि उसको 40% प्रॉफिट मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 100 का 40% 40 आएगा, तो अंकित मूल्य 140 हो जाएगा, लिस्ट प्राइस जिसको बोलते हैं। अब इसमें से हम कितना परसेंटेज घटाएं कि हमें 19% का लाभ मिले, मतलब 119 लिस्ट प्राइस हो जाए। ये तरीका ज़्यादा कारगर है। फार्मूले में आप एक बार भूल सकते हैं, गलती कर सकते हैं, माइनस का प्लस हो सकता है, फंडामेंटली लोड होता माइंड पे, नहीं फार्मूला याद आता है। और भी इसका प्रकार भी बदल सकता है, ये यहाँ पे वर्डिंग चेंज कर दे, उल्टा कर दे, तब आप फार्मूला फिर पलटते घूमेंगे, वो अपने आप में समस्या हो जाएगी। व्यवहारिक स्तर पर देखो, जैसे हम दुकान से कोई चीज़ लेने जाते हैं, लेन देन करते हैं, तो माइंड लगाते हैं ना कि कोई बुक पे 35% डिस्काउंट मिल रहा है, तो वहाँ तुरंत कैलकुलेट करते हैं, घटाते हैं। तो वैसे सोचिए कि 140 में 40% बेनिफिट मिल रहा है, वो 100 की उसको 100 रुपये देने पड़े हैं। अंकित मूल्य 140 है, वो खरीद के ला के मार्केट में रख दिया है। अब वो चाहता है कि उसे सिर्फ 19% प्रॉफिट मिले, मतलब सामने वाला उसको 119 रुपये दे, और उस जो आपका पैकेट है उस पर 140 लिखा है। अब सामने वाला 119 कब देगा? तो तुरंत जैसे हम बुक परचेज करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें 119 रुपये इसको देने हैं, तो हमें कितने परसेंट का बट्टा छूट मिलेगी, कितने परसेंट की छूट मिलेगी? तुरंत दिमाग लगाओ कितने छूट हो रही है। 21 की हो रही है ना। 140 में 21 रुपये घटेंगे तो 119 आ जाएगा। अब 21 रुपये 140 का कितना परसेंटेज है? अगर इसको हमने सही से समझ लिया तो विद इन 30 सेकेंड्स हमें ये पता चल जाएगा कि 140 का कितने परसेंट 21 है, ये निकाल लें, क्वेश्चन खत्म हो गया। 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, कितना आ जाएगा? यहाँ पे कितना परसेंट आ जाएगा? हाउ मच डिस्काउंट ऑन द प्राइस शुड बी ऑफर टू अटेन 140। हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर, 140 का कितने परसेंट? 21 होगा, इंटू x/100 बराबर 21, यानी x आ जाएगा 21 गुणा 100/40, 140। 7 त्रिका 21, 7 दूनी 40, 20×100, 15%, 15% इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूले से लगा दीजिए। अब देखो ये क्वेश्चंस हमने फिर से आपसे कहा, ये क्वेश्चंस वहाँ ऐसे ही नहीं है। ये 14 में से सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं, और वो ऊपर मैथ में भी वही थे, तो आप छोड़ भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने चाहिए। रुकना चाहिए, बात को समझना चाहिए, और प्रैक्टिस भी रखनी चाहिए पहले एग्जाम से। अगला क्वेश्चन है, मीन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन इज 66, लेटर इट वाज फाउंड दैट द ऑब्जर्वेशन 24 वाज रॉन्गली टेकन एज 42, व्हाट इज द करेक्टेड मीन। ऐसे क्वेश्चंस की भाषा समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि 60 ऑब्जर्वेशन लिए, जिसका एवरेज निकाला वो 66 आया। 60 ऑब्जर्वेशन का मीन 66 आया। फिर इसके बाद ये पाया गया कि 24 जो उसमें नंबर शामिल था, ऑब्जर्वेशन 24 वाज रॉन्गली टेकन एज 42, मतलब जो उसमें 24 नंबर शामिल था वो रॉन्गली टेकन किया गया 42 के तहत, यानी कि वो चीज़ में 42 हटाइए वहाँ से और 24 लाइए। तो बीच में या तो डिफरेंस समझ लीजिए, या तो जैसे वो कह रहा वैसे कर दीजिए। पहले तो मीन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन हमने A1 से लेके A60 तक कर लिया में, बटे 60 बराबर 66। तो यहाँ से समेशन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशंस आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 to 60, ये कितना आ गया? 60 गुणा 66। 60 गुणा 66 करेंगे तो 66 36, 66 36 3, 3960। 3960 आ गया समेशन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशंस। इसका बेनिफिट क्या है? इसमें से हमने 24 को 42 ले लिया था, तो पहले 42 भगाओ, अब 24 लो तो +24 कर दो, तो नेट में कितना हटेगा? -18। ये तो क्लियर है। अब -18 3960 में घटेगा तो -18 घटेगा तो कितना आएगा? 42। 39 42 आ जाएगा, 42 8 50 10 60, तो आ जाएगा 39 42। ये नेट में हो गया। और नीचे ऑब्जर्वेशन कितने रहे? 66 ही रहे। अब करेक्टेड मीन निकाल लो तो 65.7 के आसपास आएगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्वेश्चन की भाषा पढ़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रीजनिंग में। इस तरीके के क्वेश्चन में फिगर बना है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। कोई नंबर मिसिंग है तो AP GP HP होगी, या बीच में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐड हो रहा होगा, या -2 -3 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में घट रहा होगा।
कुछ ना कुछ सिंपल वर्जन का आता है। जेई लेवल का पेपर है तो आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचिए कि यूपीएससी लेवल की रीजनिंग आ जाएगी। तो ये 28 नंबर की लड़ाई अभी हम लोग लड़ रहे हैं, 1-2 दिन और लड़ेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट 14 या 28 नंबर के लिए लड़ेंगे और धीरे 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 एग्जाम तक अपनी इफ़िशियंसी और अंडरस्टैंडिंग विद द पर्टिकुलर सेक्शन डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा लेना है और वहाँ पे जाके अपनी तरफ से बेहतर परफॉर्म करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।